जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मिट्टी के बर्तन, कच्ची झोपड़ियां, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के मॉडर्न शहरों जितनी एडवांस्ड थी, और वो भी कोई 100-200 साल पहले नहीं, बल्कि 4,500 साल पहले। तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि 4,500 साल पहले बाइनरी मैथ और फ्लशिंग टॉयलेट्स मौजूद थे? और ये रहा वो सबूत जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी कन्वर्जन सिस्टम जो डबलिंग पर आधारित थी, 4,500 साल पुरानी, जो असल में बाइनरी लॉजिक की शुरुआत थी। देखिए, ये सिर्फ कोई दिलचस्प फैक्ट नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सभ्यता अपने वक्त से कितना कितना आगे थी। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो एडवांस सोच थी वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर दिखती कैसे थी। अब हम उनके शहरों के अंदर चलेंगे और वहां छिपे सुरागों को ढूंढेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे उनकी सबसे हैरान कर देने वाली खासियत से, और वो है उनकी साफ सफाई और स्वच्छता। ये तो बस यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। हर एक घर में एक सिटिंग टॉयलेट था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पानी से वेस्ट को फ्लश करके ढकी हुई वाटरप्रूफ नालियों में भेजा जाता था। ये नालियां सड़कों के साथ साथ चलती थीं और पूरे शहर का गंदा पानी बाहर ले जाती थी। अरे ये सिस्टम तो 19वीं सदी के लंदन के लिए भी बहुत एडवांस्ड होता। 4,500 साल पहले की तो बात ही क्या करें। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ प्राइवेट घरों तक ही था। मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार है, उसे देख के पता चलता है कि साफ सफाई उनकी पब्लिक लाइफ का भी एक सेंट्रल हिस्सा थी। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पब्लिक बाथिंग का कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी था, शायद शुद्धिकरण की रस्मों से जुड़ा हुआ। और बात सिर्फ प्लम्बिंग की नहीं थी। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। एक तरफ है सिंधु घाटी के शहर, एकदम सटीक ग्रिड सिस्टम पर बने हुए, और दूसरी तरफ है उसी दौर के दूसरे प्राचीन शहर, जो बस जैसे तैसे बिना किसी प्लानिंग के बढ़ते गए। ये जो फर्क है ना, ये उस जमाने के हिसाब से एक बेजोड़ प्लानिंग और दूर की सोच को दिखाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सुराग हमें ले जाता है उनके ट्रेड और इकोनॉमी की तरफ। आखिर कैसे सिंधु घाटी सभ्यता ने इनोवेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के दम पर इतना बड़ा एक जैसा इकोनॉमिक जोन बना लिया। सुनने में ये बहुत मामूली बात लग सकती है, पर ये सच में कमाल है। हर एक ईंट सैकड़ों शहरों में फैली हुई, सबकी सब एक ही सटीक अनुपात में बनी थीं, 4:2:1। जरा सोचिए, ये किस लेवल की सेंट्रल प्लानिंग, कंट्रोल और एफिशिएंसी को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये मोहरें आखिर थीं क्या? असल में ये छोटी छोटी नक्काशी की हुई चीजें थीं जिन्हें वो अपने सामान पर स्टैंप लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हर शहर की अपनी एक अलग यूनिक मोहर होती थी। इससे क्या होता था? इससे तुरंत पता चल जाता था कि कोई प्रोडक्ट कहाँ से आया है। और ये सिस्टम उनके बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क में मदद करता था, जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, ये मोहरें एक तरह से पुराने जमाने के ब्रांड लोगो थीं। जब मेसोपोटामिया में कोई इन मोहरों वाला सामान खरीदता था, तो उसे पता होता था कि ये सिंधु घाटी के किस शहर से आया है। मतलब प्रोडक्ट की गारंटी पक्की। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी बात जो उन्हें बाकी सभी बड़ी प्राचीन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है, और वो है युद्ध के सबूतों का न मिलना। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सभ्यता जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, और फिर भी हमें वहां किसी बड़े युद्ध या लड़ाई झगड़े का कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो फिर हथियार कहाँ हैं? तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? मतलब बिना लड़े झगड़े इतना बड़ा इलाका कैसे संभाला? खैर, इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। एक कि शायद वो किस्मत वाले थे, मतलब ज्योग्राफिकली अपने दुश्मनों से काफी दूर और अलग थलग थे। या हो सकता है कि उनका ट्रेड इतना फायदेमंद था कि युद्ध करना घाटे का सौदा लगता हो। या फिर, और ये सबसे दिलचस्प आइडिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके कल्चर में ही लड़ाई झगड़े की कोई जगह न हो? चलिए, अब उनके समाज से निकलकर उनकी आध्यात्मिक दुनिया में झांकते हैं। और इसके लिए हम एक खास आर्टिफैक्ट पर फोकस करेंगे जो हमें उनके विश्वासों की एक बड़ी दिलचस्प झलक देता है। ये है पशुपति मोहर,
एक बहुत ही जरूरी खोज। इसमें हम देख सकते हैं कि एक आकृति है जो ध्यान की मुद्रा में बैठी है और उसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गैंडा और भैंस जैसे जानवर हैं। और इसे देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये आकृति हिंदू धर्म के भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप है? और कनेक्शन यहीं पर बनता है। पशुपति का मतलब होता है जानवरों का भगवान, और ये भगवान शिव का ही एक नाम है। अब जरा मोहर को देखिए, उस पर भी जानवर बने हैं, तो ये सीधा सीधा मेल खाता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सिंधु घाटी के लोगों और शैव धर्म की जड़ों के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब हमें इस सभ्यता से जुड़े एक ऐतिहासिक विवाद को भी समझना होगा। मतलब, इसकी कहानी को कैसे समझा और समझाया गया, इस पर काफी बहस हुई है। तो देखिए, इतिहास को समझने के तरीके कैसे बदले हैं। एक लंबे समय तक आर्यन आक्रमण सिद्धांत बहुत माना जाता था। इसके मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता को बाहर से आए लोगों ने हमला करके खत्म कर दिया था। लेकिन जिस सोर्स को हम देख रहे हैं वो इस थियरी को चैलेंज करता है। उसका कहना है कि ये कॉलोनियल कहानी थी जिसे भारत के अपने एडवांस्ड इतिहास को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया। सोर्स का तर्क ये है कि इन कॉलोनियल कहानियों ने हमारे इतिहास पर इतना दबदबा बना लिया कि सिंधु घाटी की जो असली एडवांस्ड सभ्यता की कहानी थी वो कहीं छिपकर रह गई। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता की कहानी को इतने लंबे समय तक गलत समझा गया, तो सोचिए हमारे अतीत की और कितनी कहानियां होंगी जिन्हें या तो हम गलत समझते आए हैं या फिर वो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।